नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन से पहले निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। साथ ही अगर हम कटरा से बात करें तो कटरा से जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर के जम करके हमला भी बोला। साथ ही ये जो ब्रिज है ये इतना खास क्यों है, अगर हम इसकी बात करें तो ब्रिज जो है रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के नीचे बना है, जिसे 2003 में मंजूरी मिली थी। शुरुआती प्लान के मुताबिक इसे 2009 तक तैयार हो जाना था, लेकिन इसे पूरा होने में 22 साल लग गया है। यह 1.25 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और नदी से ऊंचाई इसकी 359 मीटर है। यह पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है, जिसकी लागत 1486 करोड़ रुपए है। बता दें कि पीएम मोदी ने जो है वो आज अंजी खड्डा पर बना भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। यह पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। यह ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिले के कटरा को बनिहाल से जोड़ता है। चिनाब ब्रिज से इसकी दूरी महज 7 किलोमीटर है और इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है और इसमें से 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कटरा से पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया है। प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख
पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। साथियों, जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जिन्होंने आज दिल्ली की सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया और साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों में कई सारी ऐसी व्यवस्था है जो नहीं है, बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं है। पिछली सरकार ने शिक्षा बेहतरी के नाम पर राज्य को ठगने का काम किया है। देखिए, आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं जिसको लेकर के पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे, एजुकेशन मॉडल की बात करी, परंतु आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो स्कूल हमें जस के तस मिलते हैं। उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने अभी दिखाया कि सामने की ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये 2018 में आदरणीय केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाया गया और 2 साल बाद ही वो ढह भी गया। ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उनका था और इसी तरीके का आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये देखिए कि इस विधानसभा में हैदरपुर गांव एक बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज तक वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है। यदि उस गांव के, उस कॉलोनी के बच्चों को साइंस पढ़नी हो तो वो कहाँ जाएं? यदि अपने 11 साल के कार्यकाल में पिछली विधायक और पिछली सरकार स्कूल के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को एक साइंस का स्कूल, एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल नहीं दे सकते थे, तो आप मानिए कि किस दिशा की और उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसकी वो चर्चा करते हैं। किसी भी स्कूल के ग्राउंड, गार्डन अब बुरी हालत में है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी जीरो है। इसी तरीके से हर चीज़ में सिक्योरिटी से लेकर के और सैनिटेशन तक स्कूलों की सुविधाएं नहीं है। वहाँ पर स्टाफ की कमी है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल, अधिकतर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को एडहॉक चार्ज देके प्रिंसिपल के रूप में काम लिया जा रहा है। तो क्या ऐसी स्कूलों की दशा होनी चाहिए? अब पहली बार हम लोगों ने अपनी सरकार के आने के बाद सभी रिक्रूटमेंट हो, सभी वैकेंसी भरी जाए, सभी प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट हो, कोई भी सिक्योरिटी को अनदेखा ना हो। इसके लिए जहाँ गार्ड चाहिए, वहाँ पे जो सैनिटेशन के कर्मचारी चाहिए, उन सब की भरपाई हम कर रहे हैं। और 75 CM श्री स्कूल जो एक कंसेप्ट नया डेवलप होगा, जिसके माध्यम से हम अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर एस्टेब्लिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में हमारा काम होगा। और सबसे बड़ी बात, जब देश का एक एजुकेशन बोर्ड है, दिल्ली जो कि राज्य भी नहीं है, अपना एक एजुकेशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं? कैसे हम अपने बच्चों को अपना बोर्ड बना करके पढ़ा सकते हैं? क्या उनका स्टेटस रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यदि वो जा करके अपना एडमिशन आगे की हायर एजुकेशन में लेना चाहें? तो ये प्रशंसनीय विषय है जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था, जिसे अब हम सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राहुल गांधी के, जिन्होंने आज बिहार दौरे पर आज पहुंचे थे। बिहार दौरे के दौरान उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और साथ ही एनडीए सरकार पर हमला भी बोला। वहीं जब राहुल गांधी के दौरे से पहले गिरिराज सिंह से उनके दौरे को लेकर सवाल किया गया तो गिरिराज सिंह राहुल गांधी पर उनकी भाषा और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठाए हुए सवालों पर बरसते नजर आए। बिहार दौरा है तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का बिहार दौरा है जो भारत के राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ये देशद्रोह का काम किए हैं। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। आज वो आ रहे हैं तो लोग इनका विरोध करेगा आने वाले चुनाव। बिहार बदलने की बात, इनको किस लिए वोट देगा? जो आदमी सेना का सम्मान ना करे, राष्ट्र का सम्मान ना करे, मोदी को गाली नहीं है क्या? 71 में सेना जीता था कि इंदिरा जी जीती थी? सेना जीता था। हम लोग, अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने कहा अभी कोई पार्टी नहीं, एक पार्टी भारत राष्ट्र। ये नालायक जो हैं ये कनखी मार रहे हैं और मजाक कर रहे हैं राष्ट्र के शौर्य, सेना के शौर्य के साथ। ऐसे आदमी का तो बहिष्कार करना चाहिए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे चिनाब ब्रिज की, जिसका आज नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भी कर दिया है और रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने उद्घाटन से पहले इस ब्रिज को लेकर अपनी बातों को रखा था, वो अब आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यूएसबीआरएल को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। साथ ही जो दो महत्वपूर्ण पुल हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, एक तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब और दूसरा है भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी, उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने वाला है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, पूरे देशवासियों के दिलों में जगह बना चुकी परियोजना है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कंप्लीट हुआ है। कुल आप जानते हैं कि 272 किलोमीटर की यह परियोजना है, इलेक्ट्रिफाइड यह परियोजना है, जिसके अंदर हम लोगों ने 36 बड़े बड़े टनल्स बनाए हैं, 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं और कटरा बनिहाल सेक्शन जो है वो तो खास करके ब्रिजेस और टनल्स के लिए जाना जाएगा, क्योंकि 111 किलोमीटर का जो ये खंड है उसमें से 97.42 किलोमीटर का जो एरिया है वो या तो ब्रिज से होकर गुजरेगा या टनल से होकर के गुजरेगा। इसी में विश्व का या कहीं कि भारतीय रेलवे परिवहन का सबसे लंबा टनल T50 भी है, जिसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। चेनाब नदी पर जो पुल बना है वह भी ऐतिहासिक इंजीनियरिंग मार्बल है। एफिल टावर जो कि दुनिया की शान माना जाता था, उस टावर को भी हम लोगों ने काफी पीछे छोड़ दिया है और ये जो पुल है वह 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा। कुल 29,880 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस चेनाब ब्रिज को बनाया है, जो कि सिस्मिक जोन 5 में है, लेकिन इसको इस ढंग से बनाया गया है कि भूकंप के तेज झटकों को भी यह बर्दाश्त कर सकता है। उसी तरह से वायु के दबाव में भी यह ब्रिज जो है वह अटल खड़ा रहेगा और इसको डिजाइन जब किया गया है तो हम लोगों ने ध्यान रखा है कि यहाँ पर जो करीब 250 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलते रहती है उसका असर भी इस पुल पर न पड़े। इसी तरह से अंजी ब्रिज के आसपास में जो हवाओं की रफ्तार होती है वो करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो उसकी डिजाइनिंग भी हम लोगों ने उसी हिसाब से किया है। वह भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है और उसमें 96 केबल लगे हुए हैं। 849 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है अंजी खड ब्रिज में, 725 मीटर की लंबाई, 331 मीटर की ऊंचाई। तो ये दोनों पुल अपने आप में काफी विशिष्ट हैं, जिसका की उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं। सर, अगर आपने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक नया पुल बनाना और रामेश्वरम को फिर से कनेक्ट करना रेल के माध्यम से, उसके बाद आप अंजी ब्रिज और चिनाब ब्रिज का जिक्र कर रहे हैं। ये जो पूरा यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है इसको चुनौती की तरफ से लिया गया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है
रेलवे में क्या कहेंगे उसके बारे में? पिछले 11 सालों में रेलवे की बात करें यदि तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं कंप्लीट हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि परियोजना का उद्घाटन जब हो तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसी विजन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। यह हमें पंबन ब्रिज में भी झलकता है और इसी की झलक USBRL प्रोजेक्ट में भी दिख रही है। हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ मिजोरम की राजधानी आइजॉल तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है और जल्द ही वहां पर भी ट्रेन परिचालन चालू होगा। इसी तरह से सिक्किम की परियोजना पर काम चल रहा है। कर्णप्रयाग को जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक दूसरा टनल बनाया है, जो कि बाद में, अभी तो T50 सबसे बड़ा रेलवे परिवहन टनल है, लेकिन जब वो टनल चालू हो जाएगा तो वह उसकी लंबाई जो है इस वाले टनल से भी 3 किलोमीटर ज्यादा है। तो हम लोग एक साथ उन सारे सीमावर्ती और सुदूरवर्ती इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी। इससे देश की एकता, देश की जो आपस की जो भावना है, उन सबको मजबूती मिलेगी, इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नितिन नवीन की। दरअसल राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर के उनसे भी जब सवाल किया गया था तो उन्होंने भी एक सवाल किया कि राहुल गांधी से आप लोगों को पूछना चाहिए कि उनकी सरकार में भीमराव अंबेडकर को सम्मान क्यों नहीं मिला। मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी को सबसे पहले बताना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर को उनके पिता, दादाजी और नाना जी ने जाकर बंगाल में अपमानित क्यों किया। भीमराव अंबेडकर को उनके समय में कभी कोई सम्मान क्यों नहीं मिला। महिलाओं का शोषण सबसे अधिक उनके समय ही क्यों हुआ। तो ये सारे सवाल के जवाब पहले उनको देने चाहिए। केवल महिलाओं और दलितों की बात करने वाला, महिला आरक्षण के भी विधेयक को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे, नरेंद्र मोदी ने। तो मैं तो सबसे पहले राहुल गांधी जी, आप परिवार के बाहर न दलित को देखते हैं न बाहर के परिवार के बाद किसी महिला को। महिला है तो आपकी बहन होगी, दलित में कभी आपने आगे किसी को बढ़ाया ही नहीं। तेजस्वी यादव ने बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे RBI गवर्नर की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि 2025 और 2026 की अगर हम बात करें तो इसके लिए वास्तविक GDP जो है उसमें वृद्धि दर 6.5% जो है वो रहने का अनुमान है। Factors into consideration, real GDP growth rate for this year 25-26 is projected at 6.5%. We continue with our earlier forecast with Q1 at 6.5, Q2 at 6.7, Q3 at 6.6 and Q4 at 6.3%. The risks are evenly balanced. These factors into consideration, real GDP growth rate for this year 25-26 is projected at 6.5%. We continue with our earlier forecast with Q1 at 6.5, Q2 at 6.7, Q3 at 6.6 and Q4 at 6.3%. The risks are evenly balanced. These factors into consideration, real GDP growth rate for this year 25-26 is projected at 6.5%. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की, जिन्होंने बेंगलुरु भगदड़ की घटना पर कहा कि उन्होंने कहा कि यह घटना जो है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बेंगलुरु में जो भी कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी लोग उसमें हताहत हुए, मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी की जिम्मेदारी को फिक्स जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पर दो बातें, एक तो जो आयोजन करता थे, जब उनको ये आभास था कि ये फाइनल होने वाला है, भीड़ उमड़ेगी, तो उस भीड़ के तंत्र को बचाने के लिए उन्होंने क्या योजनाएं बनाई थी और उसके साथ साथ वहाँ की जो लॉ एजेंसीज हैं उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की थी जिससे यदि भीड़ ज्यादा आए तो भीड़ को डाइवर्ट किया जा सके। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसके कारण से ये दुखद हादसा हुआ है। कम से कम ऐसे सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिन्होंने इस सारे मामले में चूक की है और कानून के अनुसार। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जो दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इसको लेकर उन्होंने खुद ही जानकारी दी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात को लेकर जानकारी दी।
एक दिल्ली प्रवास है, 2 दिन का, कल वापसी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा है। सर, क्या नक्सलवाद को लेकर के किस तरह से सफलताएं मिल रही हैं? आप उनसे मुलाकात होगी तो ब्रीफ तो करेंगे। नक्सलवाद से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सफलता मिल रही है, उसके विषय में उनको ब्रीफ करेंगे। सर, कल भी एक बड़ी सफलता रही सर, सीसी मेंबर। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। कल भी एक बड़ी सफलता मिली है। कल भी एक सीसी मेंबर को न्यूट्रलाइज किए हैं हमारे जवान। उनके हम साहस को सलाम करते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जिसकी आज 41वीं बरसी और ऑपरेशन के दौरान मारे गए जरनैल सिंह भिंडरवाले की पुण्यतिथि पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरजीत सिंह मान के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जो है अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोड़े ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। आज 6 जून 2025 ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਗ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਮੈਗ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਮੈਗ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਯਾਰ ਆ ਹੈਡਾ ਕੋ ਦਿਖਿਆ ਸਹੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੀਦਾ ਆਏ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर की, जिन्होंने अपने 5 दिन के अनुभव को बेहद ही शानदार बताया है और कहा है कि कैसे हमने लगभग हर देश में अच्छी बातचीत की है। और उन्होंने शशि थरूर ने अपने दूतावासों और की सराहना की और कहा कि कैसे दूतावासों ने देशों में सरकारों के सर्वोच्च स्तर पर जो है हर जगह हमारी हमें पहुँचाने की कोशिश की, ताकि हम अपनी बात आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर दुनिया के सामने रख सके। Yeah, we still have a couple of important meetings tomorrow, including the Deputy Secretary of State. And we're seeing, in my case, I'm doing a ridiculous number of interviews tomorrow with American media. So it's going to be a very full day. In fact, I have interviews, 8 or 9 already lined up, in addition to a breakfast meeting with a columnist and another conversation. So there's a lot going on still. But broadly speaking, the 5 days have been a real success. It seems immodest for me as a leader of the delegation to say that. But I believe we acquitted ourselves rather well. We had good conversations everywhere. Pretty much every country, our embassies did a very good job of arranging high-level contacts to meet highest levels of government in some countries, top legislators dealing with these issues, think tanks, media, influential media, press, public, and of course, where possible and appropriate, the diaspora. So we really covered a lot of bases. There were long days. 16, 17, 18-hour days were not untypical. Night flights, 5 nights we spent entirely on planes and travel. But at the end of the day, 2 satisfactions. One is, I believe we got our message across about what happened in Pahalgam
and about Operation Sindoor and why it was necessary. And secondly, we used the opportunity to reaffirm the importance of relations with India with each of these countries. Everywhere we went, we talked about terrorism and we talked about our response, but also our interlocutors were keen on discussing larger issues of cooperation with India, Indian involvement in their development, their involvement in our development. It's been a terrific experience. I would say these 2 weeks have been well spent. They have. बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राहुल गांधी की, जो बिहार के राजगीर पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना से है और मैंने लोकसभा के दौरान ही जो है पीएम मोदी से इसको लेकर कहा था और उन्होंने जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया इसको लेकर। जाति जनगणना, और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं। इनकी हिस्ट्री है, ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जिन्होंने फिर से कानून व्यवस्था को लेकर के एनडीए सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में अपराधी जो है वो बेलगाम हो रखे हैं। आपने तो सारा चीज देखा ही है कि अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। लगातार घटनाओं का जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, अचेत अवस्था में है कि किसी को कोई लेना देना नहीं। दुष्कर्म होता है तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री उल्टा जो है कसम खिलवाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अब इसको महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहते हैं? अस्पताल जाइए तो भ्रष्ट अधिकारी जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी आप देखिएगा इसी ठाकुर को बचाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमने मात्र एक ही सवाल पूछा, क्या वो रिटायर्ड अधिकारी हमारे सरकार गिरते ही उसको जो है एक्सटेंशन दिया गया, और क्या उनसे कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जो पीएमसीए चला सके? तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।